सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को अच्छे से निर्वहन कर रहे होंगे। साथियों, हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, मैं कह सकता हूँ एक महापर्व जो शुरू हो चुका है। ये महापर्व जनगणना का है, जो कि 1 अप्रैल से हमारे देश में कुछ स्टेट्स में शुरू हो चुका है और राजस्थान में ये कार्य 1 मई से 15 मई के बीच स्वगणना कार्य किया जाएगा और 16 मई से 14 जून के बीच में सुपरवाइजर्स और प्रगणक के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में हमारे मकान सूचीकरण, मकान गणना का कार्य किया जाएगा और उसके बाद में फरवरी 27 में जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी गणना, जनगणना हमारे देश में जो है की जा रही है और ये पूरा जनगणना का कार्य डिजिटल मोड पर, डिजिटल माध्यम से होगा, पेपरलेस होगा, जिससे हमारी प्रकृति को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है। साथियों, अब स्वगणना का कार्य, इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, उसमें टोटल 34 क्वेश्चन हमारे जो है इसमें होने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को हम अपने घर बैठकर भी जो है स्वगणना कर सकते हैं। साथ में प्रगणक, एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स जब आपके घर आते हैं तो भी आप जो है उन प्रश्नों को जो है अच्छे से रिप्लाई करना है, जिससे क्या आंकड़े से शुद्ध आंकड़े हमारे गृह मंत्रालय तक पहुंचे और उसी आधार पर बहुत सारी योजनाएं, प्लानिंग्स बने और उन प्लानिंग्स को, योजनाओं को जो है धरातल पर रखा जाएगा। उनके आधार पर जो है विकास का कार्य जो है संपादित किया जाएगा। साथियों, 34 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं जो प्रगणक आपसे पूछेंगे या स्वगणना अगर आप करते हो तो उनको हमें समझना जरूरी है। उनके उत्तर क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, मकान सूचीकरण, मकानों की गणना से संबंधित प्रश्न 1 से 16 प्रश्न। एक वीडियो में हम 1 से 16 प्रश्न करेंगे, दूसरे वीडियो हम आगे फिर बात करेंगे। देखिए, कौन कौन से प्रश्न होंगे हमारे? ये आवास की स्थिति से संबंधित होंगे, उपलब्ध सुविधाएं होगी, धारित संपत्तियां और अन्य, इनसे संबंधित होंगे। आवास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न होंगे? फर्श, दीवार, छत सामग्री कौन सी सामग्री से बने हुए हैं, मकान का उपयोग कैसे हो रहा है, स्थिति क्या है मकान की, अच्छा है, स्वामित्व किसके नाम से है, कमरों की संख्या कितनी है, विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी है, ये हमारे आवास की स्थिति में आने वाले हैं। उपलब्ध सुविधाएं, इसमें पेयजल, प्रकाश, शौचालय सुविधा, जल की निकासी, स्नान, रसोई, खाना पकाने के लिए ईंधन, ये सारे इसके अंदर आने वाले हैं। धारित संपत्तियां कौन कौन सी हमारे पास संपत्तियां हैं? रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, ये हमारे पास है कि नहीं। अन्य में परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज और मोबाइल नंबर इसमें आ जाएंगे। देखते हैं आगे। जब सुपरवाइजर अपने ऐप के माध्यम से, HLO ऐप के माध्यम से, आपके घर मोबाइल के माध्यम से वो ऐप होगा, मोबाइल के माध्यम से HLO ऐप डाउनलोड करके आपके घर पहुंचेगा और ये गणना का कार्य किया जाएगा। उसकी एक HLB आवंटित की जाएगी और अपनी HLB में जाकर वो आपसे जो है घर घर जाकर जो प्रश्न जो है इस तरह से पूछेगा। इसमें क्या होगा? मकान सूचीकरण, मकानों गणना में पूछे जाने वाले प्रश्न, मोबाइल ऐप का उपयोग कैसे करना है। सभी प्रकरण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोकेशन, देखिए, लाइन क्रमांक डालेंगे सबसे पहले हम। शुरुआत में जो है जब HLB में जाएंगे तो वहां पर लाइन क्रमांक डलेगा सबसे पहले, तो जो कि 0001 से शुरुआत होगी। भवन नंबर, पहला जो भवन नंबर हमारा उसी रूप में होगा। फिर भवन के साथ में जनगणना मकान कितने हैं उसके अंदर, उसके बारे में उसको हम डाल लेंगे। भाई एक भवन में मान लो 4 मकान है, 4 परिवार आ रहे हैं तो 4 उसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है, कि फर्श किसकी बनी हुई है, वो प्रश्न होगा हमारा। दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है, दीवार किससे बनी हुई है। छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है, छत किससे बनी हुई है। जनगणना मकान का उपयोग किस पर्पज से हो रहा है, मकान का उपयोग कैसे हो रहा है। जनगणना मकान की स्थिति क्या है, कैसा जर्जर है, अच्छा है, स्थिति कैसी है। परिवार क्रमांक डाल देंगे। इस परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो है कितनी, परिवार में कितने सदस्य है। परिवार के मुखिया का नाम आ जाएगा, यहाँ पर लिंग आ जाएगा परिवार के मुखिया का, और अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य, इसमें SC ST को शामिल किया है और उसके अलावा अन्य, इसमें OBC का कोई जिक्र नहीं है।
मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या रहेगी, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या और विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है। ये सारे प्रश्न रहने वाले हैं और डिटेल में जब हम बात करेंगे प्रश्न कैसे रहेंगे ये सारे, ये जो है हमारे 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान के उपयोग कैसे है, जनगणना मकान का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। मकान अगर आवास के रूप में काम आ रहा है तो कोड 1 डाल देंगे, आवास है अनुपयोग है तो कोड 2 हो जाएगा, ठीक है। और गैर आवासीय है मकान तो उसमें 3 से 9 कोड जो इसमें 3 से 9 के बीच कोड आ जाएंगे। खाली है मकान तो उसमें कोड 0 आ जाएगा। अब हमारा बात करते हैं गैर आवासीय। गैर आवासीय भी क्या क्या भी रहने वाला है। गैर आवासीय में जैसे वाणिज्य दुकानें, कार्यालय, बैंक है तो कोड 3 आ जाएगा, होटल आदि है तो कोड 5 आ जाएगा, फैक्ट्री आदि तो कोड 7 आ जाएगा, अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए कोड 9 आ जाएगा, ठीक है। साथ में बीच में स्कूल कॉलेज अगर है तो कोड 4, ठीक है। अस्पताल आदि है तो कोड 6 और पूजा स्थल है तो कोड 8 जो है इसमें आ जाएंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे गैर आवासीय से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि आवास के अलावा अगर मकान का यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है तो उससे संबंधित कोड ये हमारे आ जाएंगे। ठीक है। एक से जो है 1 से 6 क्वेश्चन में जो है वही है कि दीवार वगैरह फर्श का यूज किस सामग्री से बनी है, तो नॉर्मल है, कच्ची ईंट है या आपके जो है लेंटर से है, वो सारी बातें आप लिख लोगे। 7वें क्वेश्चन से हमने इसमें लिया है। अब बात करते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या हो जाएगा, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान पूरी तरह से आवासीय हो सकता है या तो पूरी तरह से आवासीय केवल आवास के रूप में काम ले रहे हैं, या आवास के साथ किसी अनुद्देश्य के लिए भी, जैसे मान लो दुकान है, आगे पीछे जो है रहने का आवास कर रखा है, और केवल गैर आवासीय हो सकता है। मकान का यूज केवल दुकान के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, स्कूल के रूप में ना हो सकता है। जनगणना का उपयोग का पता कैसे लगा, जैसे आवास है 1 हो जाएगा कोड, आवास है अनुपयोग है तो 2, दुकान या कार्यालय है तो 3, स्कूल कॉलेज है तो 4, होटल लॉज या गेस्ट हाउस है तो कोड नंबर 5, अस्पताल डिस्पेंसरी है तो 6, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कसाइट है तो 7, पूजा स्थल है तो 8, और अन्य गैर आवासीय उपयोग है तो 9, और खाली भवन है तो मकान है तो 0 कोड इसमें आ जाएगा। इस तरह से जो है ये कोड में भरने हैं। देखिए आगे प्रश्न संख्या 7 का ये है, आवास से अनुपयोग अगर है मकान का तो इसमें क्या होगा। यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय प्रयोजन के साथ एक या एक से अधिक गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से किया जा रहा हो तो क्या होगा। यह स्थिति उन मकानों पर लागू होगी जिनमें केवल एक ही प्रवेश मार्ग हो। क्या होगा, प्रवेश मार्ग केवल एक हो, उन्हीं के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि प्रवेश मार्ग अलग है तो फिर मकान वो अलग हो जाएगा, किंतु उनका उपयोग आवासीय प्रयोजन के साथ एक या अधिक गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मान लो दरवाजा एक ही है, दुकान है, दुकान में से जो रास्ता है या साइड से रास्ता है, मेन मुख्य द्वार एक ही है, तो उस रूप में जो है इसको हम आवास से अन्य उपयोग कर सकते हैं। भिन्न भिन्न उपयोग में ली जा रही प्रत्येक इकाई का यदि अलग अलग स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो तो ऐसे प्रत्येक इकाई को एक पृथक जनगणना मकान, अगर मानो प्रवेश द्वार अलग अलग है तो वो अलग हो जाएंगे, मकान क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 7 का ही है उत्तर। एक जनगणना मकान आवास से ब्यूटी पार्लर के रूप में जो है दिखा रखा है, नीचे जो है रेजिडेंस है और ऊपर क्या है, ब्यूटी पार्लर है, और रास्ता केवल किसका, एक ही है, रास्ता इसका केवल एक ही है, एक ही प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये एक जनगणना मकान कहलाएगा। बिल्डिंग नो इंडिपेंडेंट एक्सेस टू फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, अलग से कोई जो है इसका इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं है, तो यहीं से रास्ता है, तो एक इंडिपेंडेंट एक्सेस टू फर्स्ट फ्लोर, यहां से इसका जो है रास्ता फर्स्ट फ्लोर का जो है यहां से दे दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, 2 जनगणना मकान हो जाएंगे, एक तो आवास हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लिनिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसको अलग जनगणना मकान के रूप में
मानेंगे। आगे देखते हैं। आवास से अनुपयोग, आवास से दुकान मान लो हो जाती है, आवास से फैक्ट्री हो सकती है, आवास से वर्कशॉप हो सकता है, आवास से मंदिर हो सकता है, आवास से विद्यालय और आवास से ऑफिस, ये सब हो सकता है। जनरल मकान के बाहर वाले कक्ष में मंदिर और अंदर पीछे वाले कक्ष में पुजारी का निवास है, पुजारी के निवास का स्वतंत्र प्रवेश द्वार नहीं है, तो ये आवास से मंदिर कहलाएगा। यानी कि प्रवेश द्वार अगर एक ही है तो ये सारे हमारे हो सकते हैं। इसमें आवास से दुकान भी हो सकती है, आवास से फैक्ट्री हो सकती है, आवास से वर्कशॉप हो सकता है, आवास से मंदिर हो सकता है, आवास से विद्यालय। शर्त यह है कि केवल प्रवेश द्वार एक ही हो, अलग से इंडिपेंडेंट जो है एक्सेस उसका नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आवास से फैक्ट्री वर्कशॉप, फैक्ट्री कारखाना शक्ति विद्युत का उपयोग करने वाला तथा 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अथवा शक्ति विद्युत के बिना संचालित होते हुए 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला पंजीकृत कैसा पंजीकृत विनिर्माण मरम्मत भंडारण प्रतिष्ठान होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम क्या मानेंगे, आवास से फैक्ट्री वर्कशॉप। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, वर्कशॉप के रूप में जहां किसी भी प्रकार का उत्पादन प्रसंस्करण मरम्मत आदि का कार्य किया जाता हो, अथवा जहां वस्तुओं एवं सामग्रियों का लघु स्तर पर निर्माण एवं विक्रय किया जाता हो, तथा जो फैक्ट्री की अहर्ता पूर्ण नहीं करता हो। ठीक है, घरेलू उद्योग के सहित ना, तो ये सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखते हैं। बड़े थोक बाजारों में कुछ दुकानों या कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति इसे रात के समय निवास के रूप में काम लेते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसे स्थान निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय के रूप में जो है कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। गैर बहुत सारे जो है ऐसे है कि नीचे जो है मान लो जनरल स्टोर टाइप में है और रात में उसमें जो है सोने का काम भी जो है, रात में जो आराम भी होता है, तो ये हमारा जो है इस तरह से जो है हो जाएगा। गैर आवासीय उपयोग को एक विवरण दर्ज करके निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। किराना की दुकान या कपड़े की दुकान या केमिस्ट की दुकान जो है आदि इसमें हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि बड़े थोक बाजार, बड़े बड़े बाजार होते हैं, उनमें कुछ दुकानों कार्यालयों क्या होता है में काम करने वाले व्यक्ति इसे रात के समय निवास के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं जो है दिन में आपकी बड़ी दुकान के रूप में हो गया और रात में जो है वहीं पर जो है वो लोग सो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे जो है ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पर ऑफिस के रूप में और रात में उसमें शयन या जो है निवास के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये हमारे जो है आवास की स्थिति है। आगे देखते हैं। जिन मकानों में मौसमी गतिविधियां हो सकती है जो मकान शुद्धिकरण के समय नहीं हो रही हो। अगर आप बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे तेल मिल है, ठीक है, तेल मिल जब सरसों वगैरह होगी तभी जो है तेल निकलेगा। शहरों में गुड़ का निर्माण भी हो सकता है, गुड़ बनाना आदि, इसकी जांच कर उचित प्रविष्टि करनी हमें। कुछ ऐसे जो है मकान होते हैं जिनमें समय के हिसाब से कार्य होते हैं, जैसे मान लो कच्ची घानी से तेल निकालना है या गुड़ बनाना है। ऐसे कार्य मौसमी होते हैं, हो सकता है हम जिस समय जाएं उस समय जो है कार्य नहीं चल रहा हो, है ना, तो ये हम पता लगा लेंगे वहां पे जाके कि भाई इसका यूज क्या होता है। ठीक है, यदि किसी होटल या लॉज या गेस्ट हाउस उसके हिस्से का उपयोग निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में अतिरिक्त रूप से किया जाता है तो आवास से होटल, आवास से लॉज, आवास से गेस्ट हाउस जैसा भी मामला हो, इसकी जांच कर उचित प्रविष्टि हमें करनी है। यानी कि अगर गेस्ट हाउस के रूप में, लॉज के रूप में, जैसे पीजी वगैरह बन रखे हैं जो ना पेइंग गेस्ट के रूप में होते हैं बहुत सारे, ठीक है, या फिर जो है बाहर से जो है लोग आते हैं, उसी में जो होटल है और साथ में फैमिली भी वही रहती है ना। जैसे राजस्थान के उदयपुर जैसे शहरों में गेस्ट आते हैं और स्टे करते हैं, वहीं फैमिली रहती है, तो उनका हमें अच्छे से पता लगाना है। ठीक है, देखिए जनरल मकानों का प्रकार क्या होता है, पूर्ण आंशिक रूप से आवासीय हो सकता है, या तो पूर्ण रूप से आवासीय होगा या आंशिक रूप से हो सकता है। पूरी तरह से गैर आवासीय हो सकता है, उसमें आवास नहीं है, केवल दूसरे पर्पज के लिए काम में लिया जा रहा है। अब पूर्ण या आंशिक रूप से आवासीय में क्या होता है, सामान्य परिवार रह रहा होगा या फिर संस्थागत परिवार। संस्थागत परिवार नहीं ऐसा कि कोई जैसे मान लो कोई रजिस्टर्ड जो है कोई संस्था चल रही हो, है ना, कोई आपका जो है पीजी वगैरह चल रहा हो, कोई हॉस्टल चल रहा हो, ठीक है, तो संस्थागत परिवार आ जाएगा उसमें। कॉलम 1 से 34 ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ,
इसमें कॉलम 1 से 7 मकान सूची के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा। इसमें जो है 1 से 34 के बीच। आगे देखते हैं जनगणना मकान की स्थिति क्या हो सकती है अगर केवल इन पर। हाँ, जनगणना मकान जिनका उपयोग आवासीय से अन्य उपयोग के लिए किया जाता है तो उनमें ये कोड हम भरेंगे। अच्छा है, अगर स्थिति अच्छी है तो कोड हम क्या डाल देंगे, उसमें कोड 1 भर देंगे। मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है तो क्या कर देंगे, वे मकान जिन्हें किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है और अच्छी स्थिति है तो कोड क्या डालेंगे, 1 डाल देंगे। रहने योग्य है तो कोड 2 डाल देंगे। जिन मकानों में मामूली मरम्मत की आवश्यकता होती है उन्हें रहने योग्य जो है मकान माना जा सकता है। अच्छी स्थिति के लिए 1 हो जाएगा, रहने के लिए अगर है सही तो 2 हो जाएगा, और जीर्ण शीर्ण है तो जो है कोड 3 इसमें भर देंगे, यानी कि वो रहने लायक नहीं है। उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, अगर जीर्ण शीर्ण है तो कोड जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, जिन मकानों में जर्जरता के लक्षण दिखाई देते हैं और जो टूट चुके हैं और जिनकी मरम्मत के लिए बड़े स्तर पर कार्य आवश्यक है, या जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और जिन्हें पुनर्स्थापित या मरम्मत नहीं किया जा सकता। उपरोक्त जनगणना मकान का वर्गीकरण केवल उत्तरदाता की सहमति सहायता के लिए है, हालांकि अंततः उत्तरदाता द्वारा जो विवरण दिया जाएगा उसी का चयन करें। और हमें पूछना भी है उत्तरदाता से कि भाई आपका मकान ये जीर्ण शीर्ण है, कैसा है, वो हम स्थिति देख लेंगे, लेकिन साथ में उसका उत्तर क्या है उसका भी हमें ध्यान रखना है। परिवार क्रमांक देखिए, जब जनगणना मकान को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निवास के रूप में उपयोग किया जाए तो उसमें निवास कर रहे परिवार को परिवार क्रमांक आवंटित किया जाता है। कह रहा है जब जनगणना मकान को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निवास के रूप में उपयोग किया जाए तो उसमें निवास कर रहे परिवार को परिवार क्रमांक जो है आवंटित किया जाएगा। ठीक है, अगर लोग वहां पर रह रहे हैं तो सभी सामान्य परिवारों को क्या डालेंगे, 001 से शुरू कर बढ़ते हुए क्रम में नंबर दिए जाएंगे। यदि एक ही जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार हो तो सभी के लिए जनगणना मकान एक समान रहेगा, जबकि इस जनगणना मकान के परिवारों को बढ़ते क्रम में परिवार क्रमांक दिए जाएंगे ना। सभी संस्थागत परिवारों के लिए कोड समान होता है, तो संस्थागत परिवार होगा उसके लिए क्या होगा, कोड 999 होगा। क्या होगा, 999। ठीक है, परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, सामान्यतः संस्थागत परिवारों में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की को दर्ज किया जाना है। इसमें सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करें, तीनों लिंगों के शिशु और वृद्ध जो है इसमें आ जाएंगे, है ना। सामान्य निवासियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, भले ही उनमें कुछ परिवार के लिए प्रश्नों को भरे जाने की दिन अनुपस्थित हो ना। ठीक है, यानी कि सामान्य निवासियों को जो जितने भी लोग परिवार रहते हैं उनको सभी को शामिल किया जाएगा, भले उनमें से कुछ परिवार के लिए प्रश्नों को भरे जाने के लिए दिन, मतलब कुछ लोग अगर उपस्थित है तो उनको भी वहां पर माना जाएगा कि उपस्थित हो। आकस्मिक आगंतुकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अगर मान लो कोई गेस्ट वगैरह वहां पर आया है तो उनको हम इस गणना में शामिल नहीं करेंगे। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, ध्यान रखें गणनाकारी किसी भी स्थान पर सामान्य रूप से निवास करने तथा गणना अवधि में कभी भी उपस्थित व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है। आवश्यक नहीं कि परिवार में जनगणना उद्देश्य से कुल व्यक्तियों की संख्या अन्य योजनाओं तथा राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड आदि के अनुसार ही हो। संभव है कि परिवार के कुछ सदस्य पढ़ाई के लिए, आजीविका के लिए अन्य गांवों नगरों में निवास कर रहे हो। यदि वे सामान्य रूप से यहाँ निवास नहीं करते हो तो उनकी गणना जहां सामान्य निवास करते हैं उस स्थान पर की जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 क्या होगी हमारी, परिवार के मुखिया का नाम। सामान्य रूप से परिवार का मुखिया क्या होगा, सामान्य रूप से परिवार में रहता है ऐसा व्यक्ति जिसे घर में इस तरह के से पैसा ना जाता हो ना, और वह निर्णय लेने वाला हो, मुखिया जिम्मेदारी उठाता हो, रखरखाव करता हो, यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति को क्या मानेंगे, परिवार का मुखिया मानेंगे, और उनसे पूछ लेंगे भाई परिवार का मुखिया कौन है, उसको भर देंगे। संस्था परिवार के लिए मुखिया का नाम, पदनाम वहां पर दर्ज करना है जो आपको उसको पदनाम दे रखा है। मान लो किसी कोई संस्था है या हॉस्टल है या कोई वृद्धाश्रम है तो उसमें जो व्यक्ति का पदनाम क्या है उसको हम उसमें भरेंगे। प्रश्न संख्या 12 में क्या है, लिंग भरना में 3 विकल्प उपलब्ध होंगे, स्त्री पुरुष 1 कोड है, स्त्री 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 जो है इसमें भर देंगे। परिवार के मुखिया के संबंध में चयन किया जाना है, उत्तरदाता की सूचना के अनुसार चयन करना है, संस्था के परिवार के लिए लागू ये नहीं है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 13 में क्या आ जाएगा हमारा, इसमें केवल सामान्य परिवार के लिए लागू है, ठीक है। इसमें यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो सुनिश्चित करें कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति का है, एससी का है, या अनुसूचित जनजाति एसटी का है, यदि नहीं है तो कोड क्या करेंगे, दर्ज 3 करना है। इसमें कोड 3 डाल देंगे, या तो एससी का है या एसटी का है, अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, कोड 3 भर देंगे। राज्य के लिए लागू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के अनुसार प्रविष्टि जो है इसमें की जानी है। उत्तरदाता द्वारा बताई गई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नाम की जांच प्रदान की गई सूची में से हम कर लेंगे, ठीक है। मकान का मालिक कौन है, स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब स्वामित्व क्या है, किराए का है या अपना है। इसमें शामिल क्या है, यदि परिवार द्वारा धारित जनगणना मकान स्वयं का है, इसके लिए वह किराए के रूप में किसी अन्य को भुगतान नहीं करता है ना। तो यदि कोई परिवार स्वामित्व के आधार पर किसी फ्लैट या मकान में रहता है और मकान की कीमत का भुगतान किस्तों के रूप में जो है कर रहा है, भले ही अभी भी किस्त जो है पूरी नहीं हो, तो इस तरह से जो है ये भरेंगे। इसमें अपना है तो कोड 1 हो जाएगा, किराए का परंतु अन्यत्र मकान अपना मकान है तो कोड 2 हो जाएगा, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है तो 3 हो जाएगा, या फिर इसमें अन्य में 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें किराए का है कोड 2 या 3। देखिए किराए का मान तभी माना जाएगा जब परिवार नगद या किसी अन्य रूप में किराया देता है, यदि किराया दे रहा है या उसके भुगतान के लिए कोई अनुबंध किया गया हो। यदि परिवार किराए के मकान में रहता है लेकिन उनका अपना मकान भारत में कहीं और अर्थात पैतृक गांव, पैतृक या स्वयं का खरीदा हुआ, तो इस प्रश्न के लिए कोड 2 का चयन करेंगे। क्या करेंगे, कोड 2 का चयन करेंगे, यानी कि वो किराए पर रहता है और उसका मकान कहीं और है। यदि परिवार किराए के मकान में रह रहा है और उसके पास भारत में कहीं भी अपना मकान नहीं है, तो इसमें कोड 3 जो इसमें डाल देंगे, ठीक है। हाँ, नियुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास जैसे सरकारी क्वार्टर और इसी तरह के अन्य आवास के लिए अन्यत्र व्यक्ति के अपने मकान की स्थिति के आधार पर कोड 2 या कोड 3 का जो है चयन हमें करना होगा। कोड 4 का इसमें शामिल क्या है, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया गया है, मतलब किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दे रखा है, ठीक है। भूमि अथवा संरचना का स्वामित्व परिवार का नहीं है, अर्थात मकान अनियमित झुग्गी बस्ती या किसी अन्य स्थान पर अतिक्रमित भूमि पर बनाया हुआ है तो 4 डाल देंगे। अनधिकृत रूप से प्रत्यक्त भवनों, निर्माणाधीन भवनों और तोड़े जाने के लिए चिन्हित भवनों जिनके लिए कोई किराया नहीं देता हो, उनमें सब में क्या कर देंगे, कोड नंबर 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है। गुफाओं और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक आश्रयों में निवास करने वाले परिवार भी इसी श्रेणी में कोड नंबर 4 भी, उसमें भी कोड नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि वो उनको हम जो है एक तरह से स्वयं का मकान जो है नहीं मान सकते। उपलब्ध कमरों की संख्या, एक कमरा जो रहने के लिए उपयोग में ले जाता है में होना चाहिए एक द्वार और एक छत के साथ दीवारें। एक रहने वाला, इसमें किसी व्यक्ति के रहने के लिए कमरे का आकार पर्याप्त होना चाहिए। निवास के कमरे का न्यूनतम आयाम क्या होना चाहिए, लंबाई 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई जो है 2 मीटर, ये जो है होना चाहिए। इसमें आराम से व्यक्ति सो सकता है, आराम से बैठ सकता है, तो ये जो है क्या न्यूनतम आयाम हमारा ये होना चाहिए। संघवाकार आकार की झोपड़ी या तंबू भी कमरा जो है होता है जिसमें आराम से व्यक्ति सो जाए। उपलब्ध कमरों की संख्या, आवास के लिए उपयोग किया जाने वाले कमरों में क्या शामिल होता है, जैसे बैठक कक्ष है, ड्राइंग रूम है, शयन कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, भोजन कक्ष है, नौकर का कमरा है, ये सारे जो है कक्ष में शामिल आवास के रूप में होते हैं। आवास के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों में शामिल नहीं है, रसोई घर शामिल नहीं होगा, इसमें स्नान घर शामिल नहीं होगा, शौचालय और कोठरी स्टोर जिसमें हम सामान रखते हैं, गलियारा और बरामदा, ये जो हमारे आवास के रूप में जो है काम में नहीं आएंगे। उपलब्ध कमरों की संख्या, जनगणना मकान जिसमें एक ही कमरा दुकान, कार्यालय के रूप में और साथ ही निवास के लिए उपयोग किया जाता है, तो उपलब्ध कमरों की संख्या क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे, वहां पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है यूज हो रहे हैं ना।
एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किया गया आवासीय कमरा किसी भी परिवार के लिए नहीं गिना जाएगा, यानी कि एक ही कमरे में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं तो वो भी जो है वो कमरा जो है परिवार के लिए नहीं जो है गिना जाएगा। परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या दंपति विवाह के माध्यम से बनते हैं, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप को स्टेबल डी फैक्टो यूनियन के रूप में भी विवाहित दंपति जो है इसमें माना गया है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उनको क्या माना गया, दंपति माना गया है। परिवार में विवाहित दंपति की संख्या दर्ज की जानी है। दंपति जो सामान्य निवासी है भले ही उनमें से एक जीवन साथी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो उसको हम मान लेंगे भाई अभी कहीं गया हुआ है। उनकी आयु को ध्यान दिए बिना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अकेले रह रहा है या परिवार में कोई विवाहित दंपति उपस्थित नहीं है तो 0 जो है दर्ज हम उसमें कर देंगे। मान लो कोई पुरुष या महिला कोई अकेले रह रहे हैं तो जो है दंपति इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है 16 प्रश्न थे, 16 प्रश्न जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 17 से 34 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो भी इन्वर्टर्स है, प्रगणक है, जब फील्ड में जाएंगे इस वीडियो को देख लेंगे आराम से तो उसके बाद उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें जो है कौन कौन से कोड भरने हैं। और जो लोग घर पर स्वयं गणना करना चाहते हैं या उनके घर पर जब प्रगणक आए तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रश्न रहेंगे हमारे और इन प्रश्नों के जवाब हमें बताने हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।